अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मेरे आप चैनल पे कोई नया मेहमान देखते हैं, इसी हवाले से आज इस सिलसिले की एक नई कड़ी है और आपकी बेहद फरमाइश पे और बहुत रिक्वेस्ट पे आज हमने दोबारा ज़हमत दी है मैडम नजमा आदम को, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो कि आज बात करेंगी पेरेंटल गाइडेंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे चैनल पे लोगों को गाइडेंस के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड माय करती हैं। प्लेजर, माय प्लेजर। अच्छा, अर्ली इंटरवेंशन के हवाले से बात करें कि अगर किसी चाइल्ड में, किसी बच्चे में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई लैग्स हैं, तो पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगे, क्या टिप्स होंगे पेरेंट्स के लिए? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये टॉपिक दूसरे टॉपिक से थोड़ा हटके है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस के बारे में आज बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए। एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि अगर बच्चे उनको पता चलता है या उनको शक होता है कि उनका जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ है, उसके माइलस्टोन्स शायद डेवलप नहीं हुए हैं, नेक होल्डिंग है, सिटिंग है, बात करना है, स्पीच है, या फिर और आई कांटेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके से अगर उनको लगता है कि ये दूसरे बच्चे से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, तो उनको जो है चाहिए ये अक्सर अक्सर माँ बाप ये समटाइम्स मिस कर देते हैं कि एक दूसरे से जिनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और अक्सर घर वाले भी यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारा शायद वहम है या कुछ टाइम और देख लो, ये खुद ही सही हो जाएगा, घर में और भी कोई ऐसा था जिसको हुआ था, और या फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें डाला, किसी से टिप्स पूछ ली, इस तरह करते करते बच्चे का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो कि हम कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन का एक टर्म है जो यूज होता है इधर। यूज़ होता है, जो कि 3 साल के अंदर अंदर इसके कुछ केसेस में ये भी कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन 3 इयर्स के बाद भी चलता है, बट मोस्टली हम इसको थ्री विद इन 3 इयर्स कहते विद इन हैं, थ्री या इयर्स जो पहले बच्चे के 1000 डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर वही हम मिस कर देंगे ये सोच के कि खुद ही सही हो जाएगा, या वहम है और किसी को दिखाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली उसके जो इम्पोर्टेंट डेज होंगे वो वो मिस हो ज़ाया हो जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल। तो मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, या मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम डिले कर कर आ रहे होते हैं। तो मैं माँ-बाप को ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहती हूँ, और हर दफ़ा शायद ये कभी ना कभी कह रही होती हूँ, आज हमारा टॉपिक ही यही है कि अगर आपको थोड़ा-सा भी लग रहा है कि उस बच्चे में कोई चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ वेट ना करें। उसका टाइम ज़ाया ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँगे, और वो या थेरेपिस्ट के पास जाएँगे, वो कहेंगे नहीं सब चीज़ें ठीक है, या शायद वो खुद आपको कहें कि अच्छा ठीक है, इतने टाइम तक आपने देखना होगा, या हम इसको जो है मॉनिटर करेंगे, व्हाटएवर। मगर उसका टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि सही। अक्सर जगहों पे 2-2, 3-3, 4-4 साल जो है ना, लोग सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद ये खुद ही मसला या चैलेंजेस जो हैं वो खुद ही सॉल्व हो खुद हो जाएँगे, जाए। जो कि होते नहीं हैं, सिर्फ़ बच्चे का टाइम ज़ाया सही। होता है। अच्छा, बात आपने की कि टाइम ज़ाया हो रहा है और कुछ पेरेंट्स तजुर्बे की नज़र हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर शॉपिंग करना चाहिए या डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, या किसी एक जगह पे एक तसल्सल के साथ काम इसका ट्रीटमेंट लें, क्या कहेंगे आप? जी, एक्चुअली डॉक्टर शॉपिंग का जो वर्ड है वो ये है, वो उसमें ये है, वो तो बात की बात है, ठीक है? एक चीज़ तो आपको पता, अगर फ़र्ज़ करें कि आपको लग रहा है आप डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास गए हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, उसने आपको रिकमेंड किया है कि आप बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आती है, स्पीच थेरेपी आती है, फिज़िकल थेरेपी आती है, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। तो ये अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए अगर वो आपको कोई गाइडलाइन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस प्रोफेशनल को अप्रोच करना है। मगर अक्सर पेरेंट्स के साथ ये भी होता है, क्योंकि वो नया नया पता चला होता है, या एकदम से परेशान या एंशियस हो जाते हैं, तो वो एक दफ़ा एक आध महीने कुछ सेशंस एक के पास लिए, फिर उनको फौरी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो वो किसी और के पास चले गए, या किसी और ने कहा कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। फिर उसमें ये होता है कि वो जब तक एक जगह
मुसलसल एक्सरसाइज या थेरेपी नहीं कराते जब ट्रीटमेंट नहीं तक लेते। उसका जो है ना रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट नहीं अब आप मिलता। इधर उधर इसको कहते हैं हम अपने उस लैंग्वेज में कि डॉक्टर शॉपिंग, या आप एक जगह जा रहे हैं फिर एक हफ्ता इधर कराया, 2 हफ्ते इधर ट्रीटमेंट लेके कराया, दूसरे डॉक्टर के फिर पास चले गए, फिर दूसरी जगह चले उसमें ये गए। होता है कि कुछ भी काम नहीं करता है, नथिंग वर्क्स, बिकॉज वो सही। एक आप उसको मुसलसल कंसिस्टेंसी की पॉइंट होता है एक प्रोफेशनल। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो है अपना होमवर्क करके निकलें। आप थोड़ी सी जो है ना देखें कि कौन क्वालिफाइड है, कौन प्रोफेशनल है, कौन जो है वो एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे ही किसी के पास ना चले जाएं बगैर किसी रेफरेंस के या बगैर किसी रिव्यू लिए हुए या पता किए हुए, रिव्यू और ठीक है। रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप इस पे पूरा होमवर्क करें और फिर उसके पास जाएँ, और जब आप एक दफ़ा पहुँच जाते हैं तो उसको इतना मार्जिन दें कि वो आपके बच्चे को समझ सके, क्योंकि हर बच्चा, हर घर डिफरेंट का माहौल होता बैकग्राउंड है, साइकी माहौल अलग होता है, होती है, बिल्कुल। परवरिश तरबियत अलग होती किस है। स्टेज पे हैं, कौन क्या एज है, और सिबलिंग्स हैं नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, एजुकेशन का क्या क्या वो है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है। फैमिली बैकग्राउंड क्या बहुत है, सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट मिलकर करती है काउंट इस करती पे। है, तो हर सही। बच्चा जो है वो उसकी एक डिफरेंट नीड होती है, और हमें उसको समझना, देखना और फिर गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी होता है। सही। तो एक दफ़ा अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो कम से कम उसको 6 महीने का तो मार्जिन दें कि ताकि वो कुछ रिजल्ट सामने आए। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उससे बहुत जब बेहतर है कि डिफरेंट जगहों पे आप होके आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब थेरेपीज़ जो है ना वो कोई मैजिक नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है, कोई दवाई नहीं है, जैसे एंटीबायोटिक दी और कोर्स किया और 5 दिन में आपको उसका रिज़ल्ट मिल गया, या पैनाडोल खाया और बुखार उतर गया, ये चीज़ नहीं है, ठीक है? ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। बिल्कुल, जो आपकी टाइम माँगता है, कंसिस्टेंसी माँगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे ज़हन में होती है और गोल सेट करते हैं और छोटे-छोटे स्टेप्स लेके उस तरफ पहुँचते हैं। मगर हमें यहाँ अनफॉर्च्युनेटली बहुत जल्दी क्विक फिक्स चाहिए होते हैं कि फटाफट रिज़ल्ट मिल जाए, रिजल्ट मिल और जाए। जब वो नहीं नज़र आ रहे होते हैं, वो उस एक्सपेक्टेशन पे इतनी जल्दी पे, तो ऑब्वियसली फिर वो इधर-उधर जा रहे होते हैं और मज़ीद टाइम और सही। पैसे और चीज़ें ज़ाया हो रही सही। होती हैं। अच्छा, थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो हमारे एक माइंड में ये सवाल रहता है या हमारी एक सोच ये है कि जितना अच्छा एक क्लिनिक होगा, फैंसी टूल्स होंगे, बहुत कलरफुल सा एनवायरनमेंट होगा, उतना ही बेहतर इलाज होगा। आप क्या इस हवाले से गाइडलाइन देंगी? जी, अगर हम भी मैं ये समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स का समटाइम्स ऑब्वियसली इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो अवेयरनेस नहीं अगर होती। किसी ने कोई टूल का नाम ले लिया, सपोज थेरेपिटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वो समझते हैं थेरेपिस्ट के बच्चे के पास होना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स जो हैं ज़ाहिर-सी बात है उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती कि वो कितना कितना ज़रूरी है, या उसका कोई अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं, जो कि सही। हम रिलेटिवली कम टाइम में कम पैसों में खरीदा जा सकता है, या हो सकता है वो घर से ही कोई ऐसी चीज़ निकल आए। सही। तो ऑब्वियसली जब हम एक बहुत बड़ी फैंसी जगह पे जाते हैं, तो हमें तरह-तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और उससे हम फ़ैसिनेट कर होते हुँ। हैं कि शायद ये अगर बॉल नहीं है तो हमारा बच्चा इम्प्रूव नहीं करेगा, ये स्विंग नहीं है तो हम हमारा बच्चा कैसे इम्प्रूव करेगा या क्या करेगा। मगर जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं ना, या कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, जहाँ हम गाँव में जाते हैं, जहाँ ऐसी जगहों पे जाते हैं कि बच्चों के पास खिलौने नहीं होते, या बिल्कुल। बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तब भी वो हमारा रोल जो है वो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आती है और हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि नहीं ये चीज़ें होंगी, या थेरेपी के सेंटर को देख के कि बड़ा है या बहुत फैंसी है तो शायद इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगी, तो ऐसा नहीं है। वो उस थेरेपिस्ट की स्किल होगी, उसकी एक एक्सपीरियंस काउंट करेगा कि वो आपको एक ऑर्डिनरी सिंपल घर की जो टूल्स होंगे या उससे भी घर में बेहतर जो रिजल्ट दे सकता बेहतर है। रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हुँ। आप 10 चीज़ें अपने पास रखेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा। हमें कहने का मकसद ये है कि टूल्स पे ना जाएँ या जो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, बहुत कलरफुल वॉल्स हैं या सारी चीज़ें उस पे ना जाएँ। आप ये देखें कि कितना एफिशिएंट है आपके बिल्कुल, थेरेपिस्ट, उससे रिजल्ट हासिल होगा। बिल्कुल, दूसरी बात एक और मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बात से मुझे ख़्याल आया कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि चा शायद हमारे पास पैसे होते, तो हम बाहर जाकर जो है वो थेरेपी करा लेते, या डॉक्टर के पास चले जाते और ये हो जाता। इवन अगर कोई
सिंपल सी भी चीज़ होती है तो लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट ही नहीं, वो हमें प्राइवेट या बड़ा हॉस्पिटल ही वो दे सकता है। तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला ही होते हैं। मैंने जना से पढ़ा हुआ है, सिविल में से काम किया हुआ है, तो मुझे इतना आइडिया है, और अच्छी से अच्छी बड़ी सी छोटी जगहों पे। तो बात ये नहीं होती कि कितनी बड़ी जगह है या कितना कैसा नज़र आ रहा है। आपके जो है रिजल्ट आने में और बहुत सारी चीज़ें काउंट करती फैक्टर्स है, होते हैं ठीक है। उसके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से सही होके निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या वहाँ सहूलतें नहीं है। इसी तरह से जिन माँ बाप के पास पैसे होते हैं वो अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, और वहाँ जाकर अचानक से, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं तो हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं हैं। अच्छी से अच्छी जगह भी वहाँ जाकर आप देखेंगे तो एकदम आपकी आँखें जो हैं वो हो जाएगी कि ओह! ये तो अगर हम यहाँ रह रहे होते या हमारी इम्प्रूवमेंट यहीं से आ सकती है। मगर वो प्रैक्टिकली जो जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम तो दोनों तरीके से देख रहे हैं ना। वो बच्चे भी आ रहे होते हैं जून जुलाई की छुट्टियों सही है। में, कभी किस तरीके से 6 महीने यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो उन जब, और जाहिर है मैंने भी ये चीज़ें बाहर जाकर देखी है कि वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का बैरियर होता है। वहाँ हमारे कल्चर को लोग समझ नहीं सकते। थेरेपी इतनी एक्सपेंसिव होती है, समटाइम्स यहाँ से जो जाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सही। या फिर ये होता है कि वहाँ पर फ्री होने के बावजूद अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती है। लोग साल साल भर इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ का एक सिस्टम ऐसा है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आप फ्री है आपकी हेल्थ की, बिल्कुल। ठीक है। मगर उसके बावजूद जाहिर सी बात है, जब फ्री है चीज़ तो वो ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ता है उसका, या अगर आप पहुँच भी गए 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या चले महीने बाद भी, तो वो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देकर होमवर्क दोबारा देते हैं से दे आपको। देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि वो हमारे पास जब आते हैं कहते हैं नहीं, यहाँ सहूलतें ऐसी नहीं हैं, मगर थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सही जगह पे पहुँच गए हैं तो। वरना ये होता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि थेरेपी कम होती है और पेपर वर्क ज़्यादा होता पेपर है। वर्क ज़्यादा यहाँ होता है। पे डॉक्यूमेंटेशन शायद इतनी बेहतर या इतनी अच्छी नहीं होती, इतना टाइम नहीं है, वर्किंग ज़्यादा होती है उस पे, मगर प्रोग्रेस ज़्यादा होती हैंड्स है। ऑन जो है ना वो थेरेपिस्ट अपनी जान लगा जान लगा देता देते है हैं, बिल्कुल। अक्सर, कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नज़र इम्प्रूवमेंट आती है। नज़र आए। तो ये हरगिज़ बात नहीं है। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी जिनके पास पैसे हैं, वो भी अपने पैसों को सही जगह पे यूटिलाइज़ करें, और जिनके पास नहीं है वो ये ना समझें कि जी हम सही। अगर लंदन नहीं गए या वो जा रहा है और हम नहीं जा सके तो हमारा बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा है। बेहतर। मैडम, अगर अर्ली इंटरवेंशन की कोई चीज़ें रिफ्लेक्शन होती हैं बच्चे में, तो फिर देखा गया है दूसरी तरफ कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, मेहमानों के सामने अपना बच्चा लेके नहीं आते, हुँ, पार्क्स में नहीं जाते अपने बच्चों को लेके कि लोग क्या कहेंगे, शर्माते हैं, या शॉपिंग पे नहीं जाते। हुँ। क्या सही करते हैं? इनके लिए क्या गाइडलाइन देंगे आप? अच्छा देखिए, ये पेरेंट्स यकीनन जो इस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं उनको सही अंदाज़ा होता है कि जब वो बच्चों को पार्क लेके या रेस्टोरेंट लेके या शॉपिंग पे लेके या कहीं भी मेहमानों के सामने निकलते हैं तो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे कल्चर में ये बहुत जेन्युइन चीज़ है, कि यहाँ कुछ ना होने के बावजूद भी कि गोरा रंग नहीं है या दांत ऐसे हैं और नाक ऐसी है, उस पर कमेंट लोग इतने बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है वैसे भी, इवन टिपिकल लोगों के साथ भी। जी, बिल्कुल। तो स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ तो डेफिनेटली, या उनके पेरेंट्स जो है वो और ज़्यादा जो है इन चीज़ों का सामना करते हैं। मगर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि देखिए हमारी सोसाइटी में मैं भी जब बाहर निकलती हूँ, रोज़ाना ही निकलती हूँ, मैं कितने बच्चे स्पेशल नीड्स के बच्चों को देखती हूँ, मुझे हार्डली कोई नज़र आता है। तो अगर हम एज़ अ मैं तो अगर नज़र भी आता है तो फिर मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि उन पेरेंट्स के पास जाके कुछ कहना चाहिए, या उनको ऐसे मैं एक्ट करूँ कि मैंने उनको देखा नहीं और नॉर्मलाइज़ करूँ इस चीज़ को, या वाक़ई जाके उनको एप्रिशिएट करूँ। अभी तक मैं इस कश्मकश में हूँ अगर मैं किसी को देख लेती हूँ। सही। मगर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे ही नहीं, लोगों को आम नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि ये बच्चा बिहेवियर या मतलब इसलिए नहीं शो कर रहा कि माँ ने तरबियत नहीं की है, उसके साथ किसी किस्म के चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है बाहर निकल के। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक आप
थोड़ी सी हिम्मत करके, शायद थोड़ी नहीं ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है इसमें, कि आप अपने बच्चों को बाहर लेके जाएँ। ताकि लोग देखना शुरू करें और उनको ये समझ आए कि अच्छा इस तरह के भी बच्चे होते हैं या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल। ताकि एक चीज़ आम हो जाए, एक चीज़ जब आम हो जाती है तो वो फिर लोग मुड़-मुड़ के नहीं देख रहे डिफरेंट, होते। हाँ। तो अगर ये दोनों वेज़ में, क्योंकि आम पब्लिक ने देखे ही नहीं है हुँ। बच्चे, अक्सर घरों में एलीट क्लास की मैं एक बार मिसाल दूँ, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, उस दादी आई थी कहकर और वो बच्ची जो माँ थी उसने मुझे बताया कि जब भी मेहमान आते हैं घर में, तो वो जो दादी हैं, और ये बहुत एलीट क्लास की बात कर रही हूँ, किसी ऑर्डिनरी मतलब वैसे नहीं है जो कि बिल्कुल जहाँ ही लो, एजुकेशन ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। शऊर ना हो, समझ ना हो। वो क्या करती थी कि वो अपने पोते को और बहू को उनकी घर भिजवा देते, मतलब नानी के यहाँ भिजवा देते थे। कि तो मेहमान के सामने ना बिल्कुल, होना पड़े, मेहमान जो है वो आए ही ना, वो हो ही ना कि आवाज़ें आ रही हों या पता चले, कुछ तो वो क्वेश्चन हो। मतलब हम, मतलब हर दफ़ा यही होता था कि जब कोई दावत होती थी, कुछ होता था, मेहमान आते थे, तो वो उनको भिजवा देते थे। तो ऑब्वियसली या कमरे में बंद कर देते थे कि इसको बाहर नहीं लेकर आना है। तो अगर इस तरह से अपने घर वाले ही, ख़ानदान में भी लोगों को नहीं पता होगा, अगर कोई उससे पूछ रहा है ना, तो शायद हो सकता है वो, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, इस वजह से अगर आप उसको ये बता सकेंगे हाँ हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, और आप बहुत पर्सनल ना लें, और थोड़ा सा एजुकेट करने, बाहर क्या होता है, बाहर लोगों ने टी शर्ट पहनी पहनी हुई होती है, आई हैव ऑटिज्म करके, तो लोगों को दूर से ही पता चल जाता है कि अच्छा इस बच्चे को ये जो बिहेवियर्स उसमें नजर आ रहे हैं, वो ना माँ ने तरबियत नहीं की उसकी वजह से नहीं है, ऑटिज्म वो की वजह से। ऑटिज्म की वजह से बिल्कुल। है। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर रख कर लोगों को अवेयरनेस देने की अवेयरनेस कोशिश देने करें, की और कोशिश करें। पॉजिटिव में भी ले सकते हैं कि इन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो हम एटलीस्ट ये बिल्कुल। बता सकें कि बच्चे को सही, ऑटिज्म है सही, या कोई और डायग्नोसिस है। अब सही। व्हील चेयर पे कोई जा रहा होगा तो वो नज़र आता है, तो लोग ऑटोमेटिकली जगह दे देते हैं या थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुँ, नज़र नहीं आ रही होती। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जैसे भी आपने बात की, बहुत अच्छी आपने बात की। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप इसमें ज़रा मुझे इस्लाह कीजिएगा कि एज़ अ शहरी या एज़ अ एक जनरल आम पब्लिक, आदमी अगर जी। हम आम आदमी, हम अगर किसी बच्चे को देख रहे हैं कि वो ऑटिज़्म है या किसी तरह का कोई लैक है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हम उसको इस तरह ना देखें कि जैसे कोई अजूबा देख रहे हैं या बिल्कुल, उनके पेरेंट्स को कुछ अजीब-सा लगे। बिल्कुल। हम इतने प्यार से मिलें और कोशिश करें कि जब भी आपको इस तरह के बच्चे नज़र आएँ, आप ख़ास तौर पे जाके उनसे मिलें, उनसे बात करें। इस तरह कि उनकी एक उनकी हौसला शिकनी ना हो, उनका दिल बड़ा हो, उनके हुँ, पेरेंट्स को भी अच्छा लगे। इस हुँ, बारे में हुँ। क्या कहेंगी आप? बस मैं जैसे आपको पहले भी बता रही थी कि मैं खुद इस कश्मकश में हूँ कि मैं तो प्रोफ़ेशनल होने के बावजूद मुझे तो ज़ाहिर है पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे में कुछ स्पेशल नीड्स हैं। मगर अभी तक मुझे भी अंदाज़ा ये बात समझ नहीं आई कि मुझे उनको किस तरीके से वो लेना चाहिए। बट एनी हाउ हम हमारे एज़ अ नेशन हम बहुत एक्सट्रीम पर हैं। या तो हम बहुत ही ज़्यादा किसी को टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं या कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं या कोई ऐसी चीज़ बोल रहे होते हैं, या फिर हम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाते हैं और ज़्यादा ही कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक हमें बीच की राह लेनी राह चाहिए, लेनी ना अच्छा चाहिए, लगे उनको, कि ना बुरा लगे। हमें नहीं पता कि वो किस उससे आ रहे हैं, हम शायद उनके पास जाके और ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हो, मगर हो सकता है वो इस सिचुएशन में हों कि वो शायद वो भी चीज़ एप्रिशिएट ना कर अप्रिशिएट सकें। ना करें। क्योंकि वो आई थिंक जब तक वो रेस्टोरेंट तक पहुँचे या पार्क तक पहुँचे, वो 10 चीज़ों से लड़कर गुज़र आ के रहे आ रहे होंगे। हों। तो आई थिंक हमें इस चीज़ को शायद, आई डोंट नो, मैं खुद भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। अगर आपने किसी स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स को देखा है तो इट शुड बी लाइक कि ठीक है, जैसे हमारी किसी पे नज़र पड़ जाती है और हम नज़र हटा लेते हैं और वो होते हैं, तो नॉर्मल ले लें उसको, एज़ अ बिल्कुल नॉर्मल। उसको सही। आई थिंक नॉर्मल लेना चाहिए। राइट। अच्छा मैडम, तो बताइए, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स पे खास तौर पे क्या ज़िम्मेदारी आयत होती है, जिसको फॉलो करके ज़्यादा बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज़ जब हमारे पास थेरेपिस्ट के पास, प्रोफ़ेशनल के पास पेरेंट्स आते हैं, ज़ाहिर है ये हर पेरेंट की बात नहीं है, बट और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं। ऑब्वियसली उनको अपना टाइम, मी टाइम भी नहीं मिल रहा होता, या केयरगिवर स्ट्रेस जो होता है उसको भी कोई नहीं समझ रहा होता कि सबका फ़ोकस बच्चे पे होता है, डेफ़िनेटली फ़ॉर श्योर, क्योंकि उसी की थेरेपी हो रही है, उसी की सब बात हो रही है, बट माँ को इग्नोर किया जा रहा होता है या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो माँ के ऊपर आ रही होती है। तो जब हमारे पास थेरेपी के लिए भी आते हैं तो हम उनको गाइडलाइन देते हैं
कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें। और ये निकालना बहुत मुश्किल होता है समटाइम, बट एटलीस्ट कहीं किसी के साथ आपने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, अपने आप को देख लिया थोड़ा सा बेहतर तरीके से, एकदम ऐसे ना लगे कि बहुत ही परेशान है, क्योंकि बच्चा भी चीज़ें पिक कर रहा होता है, मे बी समटाइम्स हम नहीं समझ रहे होते कि शायद इसको नहीं समझ आ रहा होगा, बट परेशानी जो है वो बच्चे को भी अफेक्ट करती है। तो एक तो मैं ये गाइडलाइन दूंगी कि भाई अपने आप को ना इग्नोर करें, स्पेशली मदर्स। दूसरी बात ये है कि जब आप थेरेपी के पे जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पेरेंट्स की आती है, बल्कि दोनों पेरेंट्स के अलावा जो घर में जितने भी हैं, सिबलिंग्स हैं, बड़े हैं, दादी दादा हैं, या और लोग रहते हैं, पप्पी वगैरह या वट एवर जो भी, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि सब शेयर करें। ठीक है, जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो सारा काम थेरेपिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपके घर में 24 घंटे नहीं रहते हैं। वो आपको एज ए प्रोफेशनल गाइडलाइन ज़रूर दे सकता है और स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकता है कि इसके बाद ये करना है और इस तरह करना है, मगर अगर आप घर पे जाके ये सारी चीज़ें दोहराएंगे नहीं, या जो होम प्रोग्राम है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स आपको इतने नहीं नज़र आएंगे। मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स को जो अफोर्ड कर सकते हैं वो क्या करते हैं कि थेरेपी, हर किस्म की थेरेपी हो रही होती है, 2-4 घंटे भी अगर उसको एंगेज कर दिया, समझे हफ्ते में 7 दिन भी अगर एंगेज कर लिया, तो घर जाके वो किसी किस्म का कोई काम नहीं करते। या वो मासी 14 14 साल की, 15 साल, जो पहली दफ़ा गांव से आई है, जिसने घर ही पहली दफ़ा देखा हो इस तरह के, और स्पेशल नीड्स के बच्चों का तो बिल्कुल आइडिया नहीं हो, उस पर रिलाई कर रहे होते हैं या उस पर छोड़ दे रहे हैं। सही। जिनके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उस मासी से एडवांटेज ज़रूर ले सकते हैं, मेड से, कि बच्चे के दूसरे काम हैं, कपड़े धोने के हैं या वट एवर, कुछ भी चीज़ें जगह पे रखनी है या जो कुछ भी है, वो ऐसा काम करा लें ताकि उनके पास इतना टाइम हो कि वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। सही। कुकिंग करा ली, कुछ और काम करवा लिया, छोटा मोटा और चीज़ें देख ली, मगर वो अपने बच्चे के साथ खुद ही खुद रहें वहाँ से। जो है थेरेपी करें, जो चीज़ लर्न की है। और ज़रूरी नहीं है कि टूल्स के साथ ही करें, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थेरेपिस्ट आम तौर पे बता रहे होते हैं कि अगर हमारा आपके पास ये नहीं है, ये यूज़ कर लें, एवरीडे रूटीन की चीज़ें। मगर अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स ये होता है कि जो पेरेंट होते हैं, फादर तो मोस्टली जॉब्स पर होते हैं या अपना काम करते हैं, 2-4 घंटे भी अगर होते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते, मगर मदर्स या कोई और सब मिलकर, ज़ाहिर है कि फ़ादर को भी कोऑपरेट करना चाहिए, तो सब मिलकर अगर थोड़ा-थोड़ा भी बच्चे को देख लें और उसकी थेरेपी बहुत में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल, तो वो थेरेपी ही करवा लें इन डिफरेंट फॉर्म। ये नहीं कि वो टेबल और चेयर पे ही बैठ के सारी एक्टिविटी कराएँगे, उसी तरह से जैसे थेरेपिस्ट कराते हैं, तो ऑब्वियसली वो इतना पॉसिबल नहीं होगा। बट उनको अल्टरनेट चीज़ें बताई जाती है कि आप घर में रूटीन की कैसी चीज़ें करा सकते हैं, ताकि थोड़ा-थोड़ा भी काम होगा तो प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी, ज़्यादा ना कि बेहतर सिर्फ होगा। आप ये डिपेंड करें और ये कहें कि थेरेपिस्ट ने काम नहीं किया, इसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस नहीं आ रही। सही। एक हमारे यहाँ बहुत आम तासुर है, ख़्याल है कि एक जो थेरेपिस्ट है वो सारे काम कर लेगा। उसके बाद जैसे मैजिक है, कोई छड़ी है, वो एक घुमाया सब। पॉसिबल है ये? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि रिहैबिलिटेशन में बहुत सारी थेरेपीज़ आती हैं, और ये सारी थेरेपीज़ जो हैं उसकी एजुकेशन जो एकेडमिक्स है वो सब सेपरेट है। मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट की डिग्री अलग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री अलग है, फिर स्पीच थेरेपिस्ट की डिग्री अलग है, और बाकी थेरेपिस्ट की भी डिग्रीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये क्लेम करूँ कि मैं एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, मैं फिजियोथेरेपी भी करवा दूँ, मैं स्पीच थेरेपी भी करवा दूँ, मैं, अरे आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, या पेरेंट्स ये समझते हैं कि एक के पास अगर पहुँच गए हैं, क्योंकि इतने सारे थेरेपिस्ट हैं, इतने सारी जगहों की फ़ीस देना, आना-जाना, या एक जगह पर होने के बावजूद भी उनको उनको शायद ये लगता है कि एक थेरेपिस्ट सारे काम करवा दे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, या एटलीस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है कि अगर आप ब्रेन मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो आपके ब्रेन के फंक्शंस और ब्रेन की को देख सकता है। बिल्कुल। वो आपको हार्ट का, डॉक्टर होने के किडनी का, हाँ। बावजूद
वो किडनी स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं नहीं है जो है। आपको हार्ट का बता, वो डॉक्टर ज़रूर है। इसी बिल्कुल। तरह से ओटी जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है, वो थेरेपिस्ट तो ज़रूर है, मगर वो फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं है, वो बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं है, या वो स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है। तो ये नहीं है कि अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए, हाँ चीज़ें ओवरलैप करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही ह्यूमन बॉडी है, और सही। जो ब्रेन जो है वो सबको कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन्स को। मतलब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट ही वो चीज़ को केटर कर देंगे, सही। ठीक है। तो इसी तरह से थेरेपीज़ में भी अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी महंगी है समटाइम, गवर्नमेंट की भी जगहें हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि घर में करें। आप बेशक हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी आप अपने सहूलत से निकाल सकते हैं, घर में काम करें, ताकि जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए ओवरबर्डन ना हो। फाइनेंशियली या टाइम वाइज़ और चीज़ों के लिए। सही। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है आप उसी के पास जाएँ, उसी के पास जाएँ। और क्वैक्स या सिर्फ़ क्विक टिप नहीं कि एक किसी ने टिप दे दी। इतने सालों से मैं भी काम कर रही हूँ, 26 साल हो गए। फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है, स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट में एज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम किया। हम लोगों का टीम वर्क होता है, हम एक-दूसरे से डिस्कशन करते हैं। एक ही क्लाइंट होता है जो हम सब देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर हो रही होती है इन्फॉर्मेशन, बट इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं वो सारी टिप्स सारे जो काम हैं करें। वो बता दूँ, क्योंकि उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज भी होना जी। बहुत ज़रूरी है। काफ़ी डिटेल में आपने इस हवाले से बात की, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। अच्छा मैडम, जो लोग आपको अप्रोच करना चाहें, किससे आपको अप्रोच कर सकते हैं? कहाँ क्लिनिक है आपकी? सिटिंग किधर है? जी, मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ, और साउथ सिटी के नंबर पे कॉल किया जा सकता है फॉर माय अपॉइंटमेंट। इट्स ग्रेट। वेरी ईज़ी। सो नाइस ऑफ यू। तो जनाब, ये था आज का प्रोग्राम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।